नमस्कार, मैं चित्रा मैनी वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका अभिवादन करती हूँ और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स को मोटिवेट करें कि वह भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को भयमुक्त एवं कल्याणकारी बना सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप जान सकें कि काल सर्प जैसा भयानक दोष काल सर्प योग में कैसे बदलता है और जीवन में अप्रत्याशित सफलताएं दिलाने की गारंटी भी देता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक है काल सर्प योग, जिसके नाम से ही सर्वसाधारण जन को मृत्यु का भय सताने लगता है। तो आइए हम इसके बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, काल का अर्थ है समय चक्र और सर्प का अर्थ है हमारे पूज्य देवता सर्प या नाग, जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। यह योग दो छाया ग्रहों राहु एवं केतु के प्लेसमेंट के आधार पर जन्म कुंडली में बनता है। हम जानते हैं कि प्रमुख नवग्रहों में राहु केतु दो छाया ग्रह होते हैं। सामान्यतया काल सर्प योग का प्रभाव जीवन भर रहता है, परंतु राहु अथवा केतु की दशा अंतर्दशा में इसके प्रभाव फलों का प्रादुर्भाव होते देखा जाता है। साथ ही जब यह योग ट्रांजिट में रिकर होता है तब भी यह बली हो जाता है। यदि काल सर्प योग किसी जातक की कुंडली में प्रथम 7 भावों में बनता है, अर्थात लग्न से सप्तम तक, तो उसे जीवन के पूर्वार्ध काल में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। और यदि इसी प्रकार सातों ग्रह राहु केतु के बीच षष्ठम भाव से द्वादश भाव में हों तो विवाह के बाद का जीवन कष्टकारी हो जाता है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि काल सर्प योग की गणना राहु से केतु तक ही की जाती है। जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्णय करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु या केतु के साथ अन्य ग्रहों की उपस्थिति में भाव स्पष्ट कर लिया जाए तो इस योग में और अधिक पारदर्शिता आ जाती है। जैसे लगन भाव में बने काल सर्प योग में यदि राहु के साथ मंगल या कोई भी ग्रह तथा उसके भोगांश राहु से अधिक है तो काल सर्प योग दोषपूर्ण नहीं होता, अपितु योग कारक बन जाता है। वैदिक रूप से राहु का अधिदेवता काल तथा प्रति अधिदेवता सर्प है, जबकि केतु का अधिदेवता चित्रगुप्त तथा प्रति अधिदेवता ब्रह्मा जी हैं। इसलिए जब सातों ग्रह केतु से राहु के बीच में होते हैं तो उसे काल सर्प दोष नहीं माना जाता। कुछ विद्वान इसे उल्टा काल सर्प दोष की श्रेणी में रखते हैं, जो न्याय संगत नहीं है। राहु से केतु के बीच बने काल सर्प दोष के जातक असहनीय कष्ट को झेलते हैं और कुछ बहुत लाभ की स्थिति में भी रहते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि समस्त नवग्रह सूर्य का परिक्रमा पथ 360 डिग्री 12 राशियों में भ्रमण करते हुए पूरा करते हैं। व्यक्ति के जन्मांग में राहु और केतु की स्थिति आमने सामने की होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं। यदि बाकी ग्रह राहु केतु के बीच में एक तरफ हो जाएं और दूसरी ओर कोई ग्रह ना रहे तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है, जिसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। इसके कुप्रभाव से व्यक्ति को धन अभाव, संतान की हानि, दाम्पत्य सुख में बाधा या विवाह में देरी, आजीविका में बाधा, कारागार का भय, स्वजनों से त्याग, अकाल मृत्यु आदि हो सकते हैं। इस योग के कारण जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। काल सर्प के बारे में प्रचलित है कि यह जातक के पूर्व जन्म के किसी अपराध, दंड या श्राप के फलस्वरूप उनकी कुंडली में बनता है। तो आइए अब चार्ट की मदद से इस योग को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, यह जन्मपत्रिका के 12 भाव हैं, इनसे आप भलीभांति परिचित हैं। और यदि इन 12 भावों में केंद्र में राहु और सप्तम में केतु बैठा हो और आपके बाकी सातों ग्रह राहु से केतु के बीच में
एक साइड में हो जाएं तो यह काल सर्प दोष का निर्माण करता है। इसी तरह अगर आपका राहु यहाँ बैठा है और केतु लगन में बैठा है और सारे बाकी के 7 ग्रह सप्तम भाव से प्रथम भाव में बैठे हुए हैं राहु केतु के साथ, तो यह काल सर्प दोष बनाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यदि केतु से लेकर राहु तक ग्रह बैठे हों तो उसको भी वो काल सर्प दोष मानते हैं, लेकिन यह तथ्यपरक नहीं है, ना तार्किक है, क्योंकि हम इसको समझ इस तरह से सकते हैं कि राहु जो होता है वो ड्रैगन फेस होता है और केतु होता है ड्रैगन टेल। तो जब हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे जिंदगी के कमाई के रत्न हीरे मोती अगर ड्रैगन के फेस की तरफ पड़े हैं तो वह भयानक स्थिति होती है, उसमें हमें डर का अनुभव होता है। लेकिन यदि वो चीज़ें हमारी पूंछ की तरफ उसकी पड़ी हैं तो इट मीन्स वो आगे बढ़ चुका है और पूंछ रह गई है। जैसे कहावत भी है कि सांप निकल गया बस पूंछ रह गई है, तो उससे आदमी को राहत की सांस होती है। इसलिए राहु से केतु के बीच में यदि सारे ग्रह बैठे हैं तभी काल सर्प दोष कहलाता है, अन्यथा यह भंग हो जाता है। तो ऐसे बहुत से जातक होंगे जो इस गलतफहमी में होंगे कि केतु से राहु तक ग्रह है तो भी उनका काल सर्प दोष है, तो वो इस बात से अब भय मुक्त हो सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जन्म पत्रिका के 12 भावों में कहीं पर भी बैठकर इस योग का निर्माण कर सकते हैं। और राहु केतु हमेशा अपोजिट होते हैं 180 डिग्री पर। अगर राहु यहाँ बैठा है तो केतु इधर होगा, द्वितीय भाव में है तो केतु अष्टम भाव में होगा, तृतीय भाव में है तो केतु नवम भाव में होगा। इसी प्रकार एग्जैक्टली 180 डिग्री के डिस्टेंस पर ये एक दूसरे के आमने सामने हमेशा रहते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे कि राहु केतु का परिक्रमा पथ क्या होता है। देखिए, जो हमारे 7 ग्रह हैं वो तो अगर यहाँ पर 11 नंबर की राशि लिखी है तो यहाँ से अगर चलेंगे तो 12 नंबर में प्रवेश करेंगे, फिर 1 में, फिर 2 में, इस तरह से पूरी परिक्रमा करेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, सन की डायरेक्शन में। यदि राहु इधर बैठा है तो वो 12 नंबर से 11 नंबर में आएगा, 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, इस प्रकार उल्टे क्रम से ये चलते हैं। और क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं तो इनकी अपना कोई राशि या ग्रह तो होता नहीं। ये एक दूसरा तथ्य मैंने आपसे शेयर करा। तो अब विशेष बात यह है काल सर्प दोष भंग को जानने की। काल सर्प दोष को भंग को हम जानने के लिए राहु केतु की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। सपोज़ हमारा यहाँ पर कोई भी जातक है जिसकी ये पत्री अज्यूम कर लेते हैं हम कि यहाँ राहु बैठा है, उसकी डिग्री है 21, और इधर मंगल ग्रह या कोई भी XYZ ग्रह बैठा है, उसकी भी डिग्री 21 है। तो अब हम जानेंगे। देखिए, राहु ने मीन राशि से कुंभ राशि में एंट्री करी और ये एक राशि का जो है 30 डिग्री का भ्रमण पथ होता है। तो राहु जब एंटर हुआ तो ये 10, 20 यहाँ पर पहुँच गया राहु। और जब मंगल ने एंट्री करी तो वो मकर राशि से कुंभ राशि में एंटर हुआ, तो वो यहाँ से 10 और 20 यहाँ इसको क्रॉस कर चुका। इट मीन्स इन दोनों के बीच में 9 डिग्री का डिस्टेंस रह गया और यह काल सर्प दोष भंग हो गया, क्योंकि मंगल राहु की ग्रिप से बाहर निकल गया। अगर ये एक ग्रह भी बाहर निकल जाए तो भी काल सर्प दोष का भंग हो जाता है। ठीक इसी तरह से चतुर्थ भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, किसी भी भाव में ये सब हो सकता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ केंद्र में लिखा है। इसी तरह जैसे ये चतुर्थ भाव में मैंने एक आपके लिए एज्यूम्ड बनाया है कि मान लीजिए राहु की 10 डिग्री है और इसी के साथ हमारे शनि, मंगल आदि भी बैठे हुए हैं जिनकी क्रमशः 9 और 11 डिग्री है। तो जैसा कि अभी हमने जाना, शनि और मंगल मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी डिग्री
9 और 10 है तो वो यहाँ पहुँचे, और राहु ने मिथुन राशि से वृष राशि में प्रवेश करा तो उसकी डिग्री 10 है तो वो अभी इधर पहुँचा है 10 डिग्री। इट मीन्स मंगल और शनि दोनों राहु के ग्रिप में आ गए, तो यहाँ पर यह पक्का कालसर्प योग बन जाएगा। ठीक इसी तरह से किसी भी ग्रह भाग में ऐसा हो सकता है। अब हम इस दशम स्थान में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है राहु की डिग्री 10, क्योंकि राहु और केतु जस्ट अपोजिट होते हैं, तो अगर राहु की डिग्री 10 है तो केतु की डिग्री भी 10 ही होगी। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए राहु की डिग्री 10 मानी, इट मीन्स वो धनु राशि से वृश्चिक राशि में उल्टा प्रवेश करेगा, तो वो यहाँ पहुँचा, 1/3 पोर्शन उसने कवर करा। और इधर हमारे चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, ये सारे ग्रह ने यहाँ एंट्री मारी। और इसमें से क्योंकि बुध की डिग्री 20 है और ये टोटल राशि पथ जो है 30 डिग्री का है, तो बुध 20 डिग्री चला तो यहाँ पहुँच गया, और राहु 10 डिग्री चला तो यहाँ पहुँच गया। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के लेवल में आ गए, तो बुध ग्रह तो इसकी पकड़ में आ गया। लेकिन शुक्र, सूर्य, चंद्र और गुरु यह इसकी ग्रिप से बाहर हो गए। इट मीन्स यह भी कालसर्प दोष को भंग कर सकता है, यह स्थिति भी कालसर्प दोष को भंग कर सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे जातक होंगे जिन्हें विद्वान पंडितों ने ऐसे बरगला रखा होगा कि आपका तो कालसर्प दोष है जी, आप पूजा कराएं, ये करें वो करें, तो उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, यह उनका भंग योग है। और ऐसे जातक बहुत डेयरिंग होते हैं, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि जब रिस्क के बाद ही हीरो चमकता है, तो ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। और तो हमने कालसर्प दोष भंग के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद कालसर्प दोष में कुछ जातकों का पर्वत योग बनता है। ये देखिए, अगर किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष चतुर्थ और दशम भाव से बनता है, पक्का काल दोष बनता है और भंग भी नहीं है, उसके बावजूद यह जो योग है यह बहुत सम्मान दिला सकता है उस जातक को। कैसे? अगर ये सारे ग्रह ऐसे फैले हों 4, 3, 2, 1, 12, 11 और दशम भाव में पर्वत के आकार ले रखा उन्होंने, तो उसे हम पर्वत योग कहते हैं। ऐसा जातक अपने घर परिवार नगर में तो प्रसिद्ध होता ही है, वह अपने राज्य देश में भी मान प्राप्त करता है। जैसे एक पर्वत दूर से दिखाई दे जाता है, तो उसी प्रकार उसका मान सम्मान होता है, और यह बड़ा योग कारक होता है। जब ग्रह गोचर में यह भाव चलता है या राहु केतु का महादशा अंतर्दशा चलती है, तो यह उस जातक को बहुत ऊंचाइयां दिलाता है। अब दूसरा योग है माला योग। माला योग में भी हम मान के चलेंगे कि आपका जो है चतुर्थ भाव में बैठकर राहु और केतु दशम भाव में, और अगर वो पक्का कालसर्प दोष बन रहा है किसी वजह से, तो और उसके बाकी के ग्रह चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम में फैले हुए हैं, तो यह एक माला योग का निर्माण करता है। जैसे माला पहनकर कोई भी व्यक्ति अच्छा अनुभव करता है, सम्मानित महसूस करता है, ठीक उसी तरह से यह राहु केतु का माला योग अपने दशा अंतर्दशा या ट्रांजिट में जब राहु केतु अपनी इसी पोजीशन में फिर से आते हैं, उस जातक को अचानक सम्मान दिलाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। तो ये राहु केतु बड़े भयानक होने के साथ साथ योग कारक भी होते हैं, और यदि आपकी कुंडली में इसी तरह के योग बने हुए हैं तो आप प्रसन्न हो जाएं कि आपको निश्चित ही योग कारक सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। तो हमने आज कालसर्प योग एवं दोष, कालसर्प भंग योग, पर्वत योग, माला योग तथा राहु केतु के परिक्रमा पथ के बारे में जाना। दर्शकों, मैंने यह जटिल विषय साइंटिफिक एंगल से आपके सामने रखा है ताकि आप इससे जुड़े अपने भ्रम, इल्यूजन से बाहर निकलकर भय मुक्त जी सकें। अब हम इस दोष के निवारण हेतु उपायों के बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कालसर्प योग
हर भाव के अनुसार उसका एक नाम रखा गया है। जैसे हमारी 12 राशियों के नाम है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक काल सर्प दोष का एक नाम है। यदि आपका काल सर्प दोष प्रथम भाव से बनता है तो उसका नाम अनंत है, द्वितीय भाव वाले का नाम कुलिक है, तृतीय भाव से वासुकी काल सर्प दोष बनता है, चतुर्थ भाव से शंखपाल, पंचम भाव से पदम, षष्ठम भाव से महापदम, सप्तम भाव से तक्षक, अष्टम भाव से कारकोटक, नवम भाव से शंखनाद, दशम भाव से घटक, एकादश भाव से विषधर और द्वादश भाव से शेषनाग के नाम से कालसर्प योग का नामकरण किया गया है। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी जो है हम आगे कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको अंदाज़ा दे सकती हूँ। ये जिस जिस भाव में, हमने इन सब भावों के बारे में आपको वर्णन दे चुके हैं, जिस जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित पीड़ा या सफलता प्रदान करते हैं। तो आइए अब इन कालसर्प दोष के निवारण के उपाय के बारे में भी जान लें। क्योंकि इस दोष से पीड़ित जातकों की ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाती है, इसके कारण इसके निवारण के लिए नाग पूजा एवं शिव भक्ति का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। घर में गंगा जल, गौमूत्र का छिड़काव, विशेषकर उस संक्रांति पे जिस भाव में आपका यह राहु और केतु का दोष बना हुआ हो। जैसे आपका अगर कुंभ राशि का राहु है तो जब कुंभ राशि में सूर्य की संक्रांति होती है तब यह जो है उपाय करना चाहिए कि गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। और फिर सिंह राशि में जब होगा तब भी सूर्य का प्रवेश होगा तब भी यह उपाय अवश्य करें। वैसे तो हर संक्रांति पे कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर इन दो राशियों में जिनका आपके जन्मांग में जहाँ पर उनकी स्थिति है उस माह में अवश्य इसका उपाय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पवित्र स्थान पर, घर में पवित्र स्थान पर मोर पंख रख सकते हैं। मोर सर्प का भक्षण करता है और भगवान कृष्ण को प्रिय है, जो कष्ट को हरने वाले हैं। तो इसके माध्यम से आपको भगवान कृष्ण के आशीर्वाद भी मिल जाते हैं। साथ ही रुद्राभिषेक करना श्रेष्ठकर होता है। हम सब जानते हैं महाकाल जो है अकाल मृत्यु को टाल देते हैं, तो इस पूजा को करने से हमारे कालसर्प दोष की शमन होता है। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अब कर दें। और अगले वीडियो में फिर मिलने के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।